हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च। सो गाइस, मेथड ऑफ रिसर्च जो है हमारा वो यूनिट सेकंड यानी रिसर्च एप्टीट्यूड वाली जो यूनिट है उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो इसको आज हम कवर करेंगे। वैसे जो टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं गाइस और मेथड्स ऑफ रिसर्च वो सेम ही बात है। ठीक है, तो जो मैंने आपको टाइप्स करवाए थे फर्स्ट वाली क्लास में रिसर्च की, तो वो आप वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक ओवरव्यू दिया है। यहाँ पे जो मेथड्स हमारे सिलेबस में गिवन है गाइज, 5 टाइप के मेथड, उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। ठीक है, तो गाइज जो हमारी यूनिट 4 है कम्युनिकेशन वाली वो कंप्लीट हो चुकी है। अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है विद एमसीक्यूज, मैंने उसको कवर करवाया है। और जो यूनिट 6 है लॉजिकल रीजनिंग वाली वो भी कवर हो चुकी है, उसके भी एमसीक्यूज मैंने करवा दिए हैं आपको, इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। और जो यूनिट सेकंड चल रही है इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ठीक है, तो गाइज पेपर 1 की हमारी 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, और जो ये सेकेंड वाली यूनिट है यानी अब थर्ड यूनिट हमारी चल रही है। ठीक है, तो गाइज इनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जाके आप सारी वीडियोस को देख लो। ठीक है, अगर आपको जीआरएफ लेना है तो। ठीक है, तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो हमारे सिलेबस में ये 5 मेथड अलग से गिवन है गाइज। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल मेथड, फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, फिर हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, फिर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। ठीक है, ये 5 मेथड्स हमारे सिलेबस में अलग से गिवन है, इसलिए हम इन पे ज़्यादा फोकस करें। अदरवाइज इन 5 को मैंने आपको क्लास 1 में करवा दिया था टाइप्स ऑफ रिसर्च में। ठीक है, एक ओवरव्यू वहाँ पे मैं दे चुकी हूँ, तो पहले जाके वो वाली वीडियो देख लो आप। ठीक है, और जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो हाँ वहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। ये क्या होता है गाइज? तो देखो, इट इज बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है हमें याद रखना है कि वो कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप यानी रीजन और उसके पीछे का इफेक्ट क्या है इस पे डिपेंड करता है हमेशा। ठीक है, हेयर रिलेशनशिप बिटवीन डीवी एंड आईवी। अब डीवी एंड आईवी क्या होते हैं गाइज? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कौन सा होता है? जो डिपेंड करता है किस पे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो डीवी और आईवी हैं इज डिफाइन आइडेंटिफाइड, इनको आइडेंटिफाई करते हैं हम बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एंड देन वी मैनिपुलेट देम इन ऑर्डर टू चेक द हाइपोथेसिस। और जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसको चेक करने के लिए इन वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। पहले आइडेंटिफाई करेंगे और फिर मैनिपुलेट करेंगे हाइपोथेसिस के रिलेशन में, उनको चेंज करके हम अपने रिजल्ट्स यानी कंक्लूजन निकालेंगे गाइस। ठीक है, तो बेसिकली हमें याद रखना है यहाँ पे 2 वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, अब देखो, इट मोस्टली यूज क्वालिटेटिव डाटा। जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है गाइज वो मोस्टली क्वालिटेटिव डाटा यूज करती है। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है, जब एक्सपेरिमेंट की बात आती है तो माइंड में आती है हमारे साइंस, जैसे लैब में कुछ काम चल रहा है, एक्सपेरिमेंट चल रही है। ठीक है, जो लिक्विड होते हैं उनको मिक्स कर रहे होते हैं, ऐसा एक ओवरव्यू हमारे माइंड में आ जाता है एक्सपेरिमेंट का नाम सुनते ही। तो हाँ, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो मोस्टली लेबोरेटरीज में होती है, मोस्टली लिखा है लेकिन मैंने यहाँ पे, यानी नॉट ऑलवेज। तो वैसे भी हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम योगा से रिलेटेड कोई रिसर्च करते हैं गाइज तो वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पहले आज के दिन हमने योगा करवाया। ठीक है, तो 10 दिन वही सेम प्रोसीजर योगा की करवाई, और 10 दिन के बाद उसका अफेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कि क्या अफेक्ट हुआ इसका, तो बेसिकली इसको भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही बोलेंगे। ठीक है, तो मोस्टली परफॉर्म्ड इन लेबोरेटरी बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, और एक और ये बात है कि इट इज़ परफॉर्म्ड अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है गाइज वो कंट्रोल्ड सिचुएशन में होती है। यहाँ पे जो वेरिएबल होते हैं उनके ऊपर जो है कंट्रोल होता है, किसका? रिसर्चर का। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर रिसर्चर का कंट्रोल होता है, वो अपने तरीके से उनको मैनिपुलेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम योगा करवाने की बात करते हैं तो हमारे हाथ में है, यानी रिसर्चर के हाथ में, कि वो किस टाइप के योगा करवाना चाहता है, यानी कंट्रोल कर सकता है वो। ठीक है, कंट्रोल करेगा ही करेगा। और गाइस जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम करते हैं तो हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं। ये एक और बात जो है जो हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, इसमें एक हमारा होता है कंट्रोल ग्रुप। ठीक है,
एक कंट्रोल ग्रुप होता है और दूसरा होता है एक्सपेरिमेंट ग्रुप। तो जो कंट्रोल ग्रुप होता है उस पे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। हम एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं? एक्सपेरिमेंट ग्रुप पे हमारे, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप होगा सारे जो है एप्लीकेशन उसी पे अप्लाई करेंगे। जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसको खाली हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, उनसे कुछ नहीं करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम योगा करवाने की बात जब कर रहे हैं तो जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप हमारा होता है उसके ऊपर योगा करवाएंगे, ठीक है। और जो कंट्रोल ग्रुप होता है उससे कुछ नहीं करवाएंगे, उनको बस ऑब्जर्व करेंगे। तभी तो हम डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि योगा करने से क्या डिफरेंस आया, है ना। तो इसलिए इसमें दो ग्रुप होते हैं बेसिकली, बट ये जरूरी नहीं कि दोनों ग्रुप हो। कई बार हम एक ही एक्सपेरिमेंट ग्रुप पे काम करते हैं, उसका प्री इफेक्ट और पोस्ट इफेक्ट हम देखते हैं, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो गाइज जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इट कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ट्रू एक्सपेरिमेंटल और मेटा एनालिसिस, ठीक है। इसको फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट था जितना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड है हमारा रिसर्च मेथड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। ये भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो गाइज डिस्क्रिप्टिव, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, ये डिस्क्राइब करता है। अब किस चीज को ये डिस्क्राइब करता है वो देखो, इट डिस्क्राइब्स द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनोमिना और पॉपुलेशन। बेसिकली जो पॉपुलेशन होती है या फिर कोई भी फिनोमिना यानी कोई भी फैक्टर, उसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी फीचर्स को ये बेसिकली क्या करता है? डिस्क्राइब करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च में, ठीक है। नाउ इट फोकस ऑन व्हाट इंस्टीड ऑफ व्हाई। बेसिकली ये व्हाट के ऊपर काम करता है, यानी क्या हुआ, ठीक है, ना कि कैसे हुआ, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट तो हम किस में करते हैं? एक्सपेरिमेंटल वाली में, है ना। तो इसमें हम क्या हुआ पे बात करते हैं, व्हाट के ऊपर फोकस करते हैं। हेयर नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, यानी अनकंट्रोलेबल वेरिएबल होते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल हमें जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, डीमोनेटाइजेशन का जब हम इफेक्ट देखेंगे तो बेसिकली वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च हमारी होगी। तो वहाँ पे वेरिएबल के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो पहले ही हो चुका है, ठीक है। और बेसिकली हम व्यूज कलेक्ट करेंगे लोगों के, ठीक है। तो व्यूज कलेक्ट कर रहे हैं हम लोगों के, तो इसलिए हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हम सिर्फ उनके आइडिया, जो उनके व्यूज हैं डीमोनेटाइजेशन के ऊपर, उन्हीं को हम कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इट इज क्रॉस सेक्शनल इन नेचर। जो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है गाइज वो क्रॉस सेक्शनल होती है नेचर में। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है एक ही बार हम इसमें डेटा कलेक्ट करते हैं, यानी वन टाइम इंटरेक्शन होता है रिस्पोंडेंट के साथ। इट प्रोवाइड बेस फॉर फर्दर रिसर्च। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है उसके जो रिजल्ट आते हैं तो वो नेक्स्ट रिसर्च के लिए हमारे बेसिस बन जाते हैं, ठीक है। यानी नेक्स्ट हम किन टॉपिक पे काम कर सकते हैं वो हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को पढ़ के पता लग जाता है। क्योंकि जब भी फॉर एग्जांपल गाइस जब भी हम थीसिस लिखते हैं ना तो उसमें हम ये देते हैं लास्ट में कि फर्दर किन टॉपिक पे काम किया जा सकता है, तो यानी बेस बन जाता है हमारा फर्दर रिसर्च करने के लिए। और इसको भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च और सर्वे रिसर्च इनमें, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं फर्स्ट वाली क्लास में। तो गाइज इसकी मेरिट और डिमेरिट देख लो एक बार। मेरिट क्या है सबसे पहले, यानी एडवांटेज क्या है? सबसे पहले ब्रॉड बेस फॉर डेटा कलेक्शन। इसमें जो डेटा कलेक्शन होता है वो हम उसका हमारे पास ब्रॉड बेस होता है। फॉर एग्जांपल हम ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व करके भी लोगों को डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर केस स्टडी कर सकते हैं, या फिर सर्वे कर सकते हैं, यानी हमारे पास बहुत बड़ा बेस है डेटा कलेक्ट करने के लिए। और जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है गाइज इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप का डेटा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये इसमें लिटिल एक्सपेंस, यानी बहुत ही थोड़े एक्सपेंस हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होते हैं। कैसे? क्योंकि हमें वन टाइम इंटरेक्शन करना है और हमें अपना जो है क्वेश्चनियर हमने बनाया है वो फिल करवाना है, ठीक है। तो बहुत ही कम एक्सपेंसेस में हमारे आएंगे। अब डिमेरिट्स देखो इसकी क्या होती हैं। डिमेरिट्स में ये है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है रिस्पोंडेंट यानी पार्टिसिपेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उस पर एक क्वेश्चन मार्क बना रहता है हमेशा, है ना, कि हो सकता है वो डेटा लीक हो जाए और लोगों को पता लग जाए कि ये डेटा किससे कलेक्ट किया है, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी डिमेरिट है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब है जब हम रिस्पोंडेंट की एक ही कैरेक्टरिस्टिक को देख के किसी, इसको हम वैसे बाद में एक्सप्लेन करेंगे, बट इसलिए इसमें अभी इतना ही है कि जो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को देख के दूसरी बात पे उसको रेट कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं हेलो इफेक्ट। इसको लास्ट में बताऊंगी वीडियो के।
अब थर्ड डिमेरिट है इसकी बायसनेस ऑन बिहाफ ऑफ रिसर्चर। रिसर्चर के बिहाफ पे इसमें बायसनेस हो सकती है। वो कैसे कि जो रिसर्चर है हो सकता है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही जो पॉपुलेशन एरिया चूज कर ले, तो उससे जो हमारा रिजल्ट है गाइज वो एक्यूरेट नहीं आ पाएंगे। ठीक है, ये था हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। थर्ड वन इज हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। हिस्टोरिकल, हिस्ट्री यानी पास्ट का डेटा जब हम वो करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, नाउ इट आइडेंटिफाई पास्ट इवेंट्स विच विद रेफरेंस टू करंट सिचुएशन और इवेंट। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा पास्ट डेटा है ना, पुराना यानी जो घटित हो चुका है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और किसकी रेफरेंस में, करंट सिचुएशन या करंट इवेंट की रेफरेंस में हम उस डेटा को कलेक्ट करते हैं कि करंट के टाइम पे उसका कितना इम्पैक्ट रहेगा पास्ट डेटा का। ठीक है, नाउ इट आइडेंटिफाई द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। किस क्वेश्चन का आंसर देता है हिस्टोरिकल रिसर्च, इसका व्हाट इज नेचर ऑफ इवेंट विच वॉज हैपन्ड इन पास्ट। जो पास्ट में हो चुका है उस इवेंट का नेचर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करता है बेसिकली हिस्टोरिकल रिसर्च। लाइक अदर मेथड्स दिस मेथड ऑल्सो कलेक्ट डाटा। बाकी सारे मेथड्स की तरह यहाँ भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। जो हाइपोथेसिस बनाई थी उसके रिगार्डिंग उस कंक्लूजन पे हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, बट रिस्पोंडेंट और सोर्स हैव नॉट एक्सपीरियंस द इवेंट देमसेल्फ। जहाँ से भी हम डाटा लेते हैं गाइज, प्राइमरी सोर्स से भी ले सकते हैं और सेकेंडरी से भी, प्राइमरी यानी फर्स्ट हैंड डाटा। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये है कि जिससे भी या फिर जहाँ से भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उन्होंने खुद ही उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया, वो उनका कहीं ना कहीं से कलेक्ट की हुई नॉलेज है। ठीक है, उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। रिस्पोंडेंट का भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, रिस्पोंडेंट ने भी पहले कहीं से उसके बारे में पढ़ा हुआ है, कहीं से नॉलेज उसने गेन करी है और फिर हम उससे वो बात पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी उनके लिए भी सेकंड हैंड है और हमारे लिए भी फर्दर सेकंड हैंड हो जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च है इसमें ये इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज बिगेस्ट चैलेंज इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज एक्यूरेसी। यहाँ पे एक्यूरेसी पे क्वेश्चन मार्क रहता है गाइज। एक्यूरेसी यानी जो हम जहाँ से भी हमने डाटा कलेक्ट किया, जिस भी सोर्स से, हमें नहीं पता कि वो डाटा एक्यूरेट है यानी क्यों, क्योंकि उनके लिए भी जिन सोर्स से हमने कलेक्ट किया गाइज, उन सोर्स के लिए भी वो डाटा जो है सेकेंड हैंड है, यानी उन्होंने भी वो नॉलेज कहीं से गेन करी हुई है। एग्जाम्पल देखो इसका, हाउ एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉब एंड फैमिली हैज चेंज्ड। ये कैसे चेंज हुआ। ठीक है, यानी पास्ट में चेंज हुआ है ये, तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे करंट इवेंट यानी करंट सिचुएशन के रेफरेंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। क्वालिटेटिव यानी इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि क्वालिटी को मेजर करेंगे बेसिकली हम इसमें। ठीक है, ना कि क्वांटिटी को। Its basic purpose is to examine human behavior in relation to social, cultural and political context. Basically हम इसमें क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन इंटरव्यूज, केस स्टडीज, एथनोग्राफी, फोकस ग्रुप, कंटेंट एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस एक्सेट्रा। तो ये ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डाटा कलेक्ट करते हैं गाइज, ये इन सब पे बेस्ड होता है। या तो इंटरव्यू लिया होता है, या केस स्टडी, या एथनोग्राफी यानी कल्चरल, ठीक है, या फोकस ग्रुप। तो बेसिकली इन सारे जो है सोर्स से हम डाटा कलेक्ट करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। इट इज़ बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव डाटा। हाँ जी बिल्कुल, नाम ही क्वालिटेटिव है तो ये क्वालिटेटिव डाटा ही कलेक्ट करेगी। नेक्स्ट इज इट ऑब्टेन डाटा थ्रू ओपन एंडेड और कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन। जो डाटा हम क्वालिटेटिव रिसर्च में कलेक्ट करते हैं गाइज, वो बेसिकली ओपन एंडेड होता है। ठीक है, अब ओपन एंडेड का क्या मतलब होता है, यानी हम उसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पूछ लिया कि आपके व्यूज बताओ कोरोना को लेकर। ठीक है, तो यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप में उन्हें आंसर देना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा उन्हें, है ना। तो ओपन एंडेड का मतलब यही होता है। और जब हम क्लोज एंडेड की बात करते हैं तो हम अपने आंसर को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम पूछ लेंगे कि क्या आपको अच्छा लग रहा है लॉकडाउन में, और हम ऑप्शन दे देंगे हाँ और ना, येस और नो। ठीक है, तो उनको चूज करना पड़ेगा रिस्पोंडेंट को, तो वो हो जाएगा क्लोज एंडेड। और जब हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिर्फ और व्यूज जो है सारे के सारे वो रिस्पोंडेंट के होंगे, वो होगा हमारा ओपन एंडेड। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ओपन एंडेड जो है कन्वर्सेशन करके डाटा कलेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट इज इट आइडेंटिफाई व्हाट पीपल थिंक एंड व्हाई दे थिंक सो, ठीक है। तो बेसिकली ये इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि लोग क्या सोचते हैं और ऐसा क्यों सोचते हैं, ठीक है। इट इज़ मोर डिस्क्रिप्टिव, ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है नेचर में, ठीक है, क्योंकि डिस्क्राइब करते हैं रिस्पोंडेंट इसमें सब कुछ। एंड कैन बी कंक्लूडेड ईजिली, और इसको ईजिली कंक्लूड किया जा सकता है, कंक्लूजन इसका ईजिली निकाल सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल व्यूज ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन इन कोविड-19 में जो लॉकडाउन चल रहा है उसके एक्सटेंशन को लेके हम किसी पर्सन के व्यूज अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च। हम इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन ये हमारा रखेंगे, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और मेरिट्स देख लेते हैं क्या होती है क्वालिटेटिव रिसर्च की। तो सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। तो फर्स्ट है स्टेटिंग द पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चन इन ए ब्रॉड वे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पर्पस होता है और रिसर्च क्वेश्चन होता है उसको ब्रॉड वे में एक बड़े लेवल पे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम ए स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यहाँ पे हम थोड़े लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं। हमेशा ये बात याद रखनी है कि स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल होते हैं हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च में। ब्रॉड वे का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा लोग, ब्रॉड वे का मतलब यही है कि जो उनके व्यूज़ हैं गाइस, जो उनके ऑब्जर्वेशन हम करेंगे वो ब्रॉड वे में करेंगे, ना कि ज़्यादा लोगों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल से करेंगे, स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से, और वर्ड्स यानी डिस्क्रिप्टिव होंगे वो नेचर में जो हम क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट इज यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग लार्जर मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग। जो हमारा डेटा हम कलेक्ट करेंगे उसका हम फिर टेक्स्ट एनालिसिस, टेक्स्ट यानी जो हमने क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट किया है तो उसको टेक्स्ट बोलेंगे, तो टेक्स्ट एनालिसिस हम इसमें करेंगे और फिर डाटा को इंटरप्रेट करके फाइंड आउट करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे यानी कि। नेक्स्ट है अवॉइड्स पॉजिटिविस्ट अजम्पशन एंड डाटा एनालिसिस। पॉजिटिविस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, साइंटिफिक। बेसिकली हाँ, साइंटिफिक वे में ही काम होगा, कोई भी रिसर्च होगी गाइस साइंटिफिक वे में ही काम होगा, ठीक है। और फिर उसका डाटा एनालिसिस हम करेंगे। अब मेरिट्स देखो इसकी क्या होती है क्वालिटेटिव रिसर्च की। पहला है डेटा आर इन डेप्थ, जो हमारा डेटा होता है गाइज वो इन डेप्थ यानी ब्रॉड वे में होता है, ठीक है। और सेकंड है इनकरेजेस ओपननेस। ओपननेस का मतलब यहाँ पे जो हम व्यूज़ लेते हैं लोगों के, तो उनके लिए बहुत सारा स्कोप होता है कि वो अपने व्यूज़ किसी भी तरीके से रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की ओपननेस होती है कि जो व्यूज़ होते हैं वो अपने सारे व्यूज़ बिना किसी डर के बता सकते हैं, ठीक है। थर्ड इज एक्सप्लेन थिंग्स विच कैन नॉट एक्सप्लेन यूजिंग क्वान्टिटेटिव डाटा। जो चीज़ें हम क्वांटिटेटिव डाटा के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते उन चीज़ों को क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज मोर फ्लेक्सिबल। ये जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है गाइज ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्लेक्सिबल का मतलब है कि अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके आंसर पे डिपेंड करेगा कि अगला क्वेश्चन हम क्या पूछने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा अनस्ट्रक्चर्ड जो है क्वेश्चनियर होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी लास्ट जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, क्वांटिटी यानी क्वांटिटेटिव डाटा हो जिसमें, यानी जिस डाटा को हम मीजर कर सकते हो, ठीक है। इट कलेक्ट डाटा दैट कैन बी मीजर्ड इन क्वांटिटी। तो ये जो डाटा कलेक्ट करती है उसको हम मीजर कर सकते हैं क्वांटिटी में। मीजर यानी उसको हम 1 2 3 4 ऐसे क्वांटिटी में मीजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवेंट। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी इवेंट की, सिस्टमैटिक यानी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एक के बाद दूसरा फिर तीसरा। बाय कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव डाटा, और फिर क्या करती है क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करती है ये रिसर्च, और उसके बाद स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करती है। ये मेन बात है, ठीक है, क्योंकि जो क्वांटिटेटिव डाटा होता है गाइज उसी के ऊपर हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये अप्लाई करने के बाद फिर कंक्लूजन निकालते हैं। हेयर डाटा कलेक्टेड बाय सर्वे इंक्लूडिंग ऑनलाइन सर्वे क्वेश्चनियर एक्सेट्रा। यहाँ पे डाटा हम कैसे कलेक्ट करते हैं, बेसिकली सर्वे के थ्रू। वो सर्वे ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर क्वेश्चनियर के थ्रू भी हो सकता है। ओबियसली क्वेश्चनियर तो हो गई, ठीक है, और उसको ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं। इट गो थ्रू स्ट्रक्चर्ड टूल फॉर डाटा कलेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर टूल होता है हमारे पास डाटा कलेक्शन का, यानी प्री डिसाइडेड होता है सब कुछ। स्ट्रक्चर्ड यानी प्री डिसाइडेड होगा सब कुछ। इट ऑलवेज हैव ए स्पेसिफिक सैम्पल साइज। जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है गाइज उसमें हमेशा हमारे पास स्पेसिफिक यानी एक डिसाइडेड सैम्पल साइज होगा कि इतने लोगों के ऊपर हम जो है ये रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है। अब इसकी मेरिट्स देखते हैं गाइज। सो पहली मेरिट है हमारी यहाँ पे, यानी पहली एडवांटेज क्या है,
क्वांटिटेटिव रिसर्च की, रिलायबल एंड एक्यूरेट डेटा एंड रिजल्ट। जो हमारा डेटा होता है गाइज वो भी रिलायबल और एक्यूरेट होता है, और जो रिजल्ट होंगे वो भी हमारे रिलायबल और एक्यूरेट होंगे। क्यों? क्योंकि हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमारी जो है ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसलिए भी जो हमारा डाटा है और रिजल्ट होते हैं गाइज वो ज़्यादा एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं। सेकंड है फास्ट वे टू कलेक्ट डाटा। इसमें डाटा कलेक्ट करने का फास्ट वे होता है, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चनियर होता है और सिर्फ हमें वही फिल करवाना होता है। तो हम जहाँ जिनसे भी जो भी हमारी पॉपुलेशन है रिस्पॉन्डेंट है उनसे जाएंगे और क्वेश्चनियर फिल करवा के आ जाएंगे, हमें उनसे कुछ डिस्कस नहीं करना होता, ठीक है। तो इसलिए फास्ट वे से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज ब्रॉडर स्कोप टू एनालाइज डाटा। हमारे पास डाटा एनालाइज करने के लिए ब्रॉडर स्कोप है। कैसे? क्योंकि जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं गाइस, ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो हमारे होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं अपने डाटा पे, ठीक है, यानी बहुत सारे टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप होता है क्योंकि बहुत सारे होते हैं टेस्ट, तो अपने डाटा के अकॉर्डिंग हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमिनेट बाइसनेस। ये जो होता है गाइज एलिमिनेट करता है बाइसनेस को क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्योंकि क्वांटिटी होती है इसमें, ऑब्जेक्टिव होता है ये, ठीक है। क्वांटिटेटिव चीज़ें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मानी जाती हैं एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव, ठीक है। तो इसलिए एलिमिनेट बाइसनेस, बस हाँ बाइसनेस को इसमें एलिमिनेट हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो डेफिनेट सैम्पल साइज। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है जिसमें हमारा जो सैम्पल साइज होता है वो डेफिनेट होता है हमारा, यानी प्री डिसाइडेड होता है कि हमें कितने लोगों से फॉर्म फिल करवाना है, 100 लोगों से या 1000 लोगों से, ठीक है। प्री डिसाइडेड हम इसमें मान के चलते हैं। नेक्स्ट देखो मोर ऑब्जेक्टिव देन क्वालिटेटिव रिसर्च। ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव यानी यहाँ पे बाइसनेस फिर कम हो जाएगी, ठीक है, या फिर बहुत ही कम चांस हो जाएंगे एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव, क्योंकि यहाँ पे हम व्यूज़ लेते हैं लोगों के और वहाँ पे बाइसनेस की ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि और किसके बिहाफ पे? रिसर्चर के बिहाफ पे। हो सकता है रिसर्चर उन लोगों से फॉर्म फिल ना करवाए जो रियल में जिनसे उसको करवाने चाहिए थे, ठीक है। तो ये इसकी मेरिट्स क्वांटिटेटिव रिसर्च की। अब ये लास्ट है हमारा, इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च को, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आज की हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। सो गाइज पहला बेसिस है डिफरेंस का ऑब्जेक्टिव, कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो क्वालिटेटिव रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है किसको? एक्सपीरियंस एंड बिलीफ ऑफ पर्सन, लोगों के एक्सपीरियंस को और बिलीफ को डिस्क्राइब करता है, ये एक्सप्लेन करता है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या करता है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ये पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात करता है, जबकि जो क्वालिटेटिव है कुछ लोगों के बारे में बात करता है, सम इंडिविजुअल के बारे में, जबकि जो क्वांटिटेटिव है वो पूरी पॉपुलेशन के बारे में बात करता है, ठीक है। और गाइस पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम हर दुनिया में हर एक लोग से फॉर्म फिल करवाएं, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब होता है जिस भी एरिया पे हम काम करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टडी कर रही हूँ कि मैं दिल्ली में काम करना चाहती हूँ, तो दिल्ली में भी मैं अपना सैम्पल साइज चूज़ करूँगी, ठीक है, और अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चूज़ करूँगी। तो बेसिकली जो भी मेरा टॉपिक होगा उसके रिगार्डिंग जो लोग होंगे उनसे फॉर्म में फिल करवाऊंगी, और वो भी रैंडमली हो सकता है मैं उनको चूज़ करूँ। तो वो हम जब सैम्पलिंग को डिस्क्राइब करेंगे तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी स्टेप्स ऑफ रिसर्च, उसमें हम डिटेल में इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है। तो सेकंड जो है बेसिस डिफरेंस का वो है टाइप ऑफ क्वेश्चन, की किस टाइप के क्वेश्चन इन दोनों में होते हैं। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है गाइस उसमें मैंने आपको बताया था ओपन एंडेड क्वेश्चनियर होता है इसमें, है ना, यानी पूछ लेते हैं और आंसर को हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब जो रिस्पोंडेंट है उसी को ये फिल करना है। और जो क्लोज एंडेड है इसमें हम ऑप्शन दे देते हैं 1 2 3 4 हो सकता है मैं लिख दूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्गली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है मैं 5 ऑप्शन दे दूँ, या फिर मैं इस तरीके से बोल दूं कि येस और नो पे टिक करना है। तो क्लोज एंडेड जब हम ऑप्शन दे दें और ओपन एंडेड जब हम उसको ब्लैंक स्पेस दे दें और उसके व्यूज को हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बेसिस है डिफरेंस का डाटा कलेक्शन। जो डाटा कलेक्शन होता है गाइज, जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है इसमें हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड यानी प्री डिसाइडेड नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे हम फील्ड नोट बनाएंगे, अपने लिख के लेके आएंगे, इन डेप्थ इंटरव्यू लेंगे लोगों का, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता बट ये, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, याद रखना है। और फोकस ग्रुप का मतलब होता है हो सकता है हम 4 से 5 लोगों पे स्टडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। फोकस ग्रुप का मतलब जब हम थोड़े से लोगों के ग्रुप पे स्टडी कर रहे हो।
एंड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब है जब रिसर्चर खुद ही पार्टिसिपेंट बन के और लोगों को ऑब्जर्व करे, ठीक है, यानी लोगों को पता नहीं लगता कि जो इसमें यहाँ पे रिसर्चर कौन है, लोगों को लगता है कि ये भी पार्टिसिपेंट है, ठीक है, रिसर्चर को भी वो पार्टिसिपेंट ही सोचते हैं। तो ये इसमें बेसिकली है, हमें याद रखना है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इसमें होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है गाइज, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, ठीक है, और इसको हम कैसे फिल करवाते हैं, क्वेश्चनियर और सर्वे से, ठीक है। क्वेश्चनियर होता है हमारे पास और उसका जो सैंपल होता है हम लोगों से फिल करवाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है गाइस, स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड यानी हमने पहले से ही प्री डिसाइड किया है कि हम क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखो बेसिस क्या डिफरेंस का, टाइप ऑफ डाटा। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है गाइस उसमें डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है, यानी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, बेसिकली ब्लैंक दे देंगे टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जो रिस्पोंडेंट है अपने व्यूज खुद ही फिल करेगा और इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में जो उसके व्यूज होते हैं गाइस इसको हम न्यूमेरिक डाटा में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है टाइप ऑफ डाटा, न्यूमेरिकल, यानी इसमें जो हमने ऑप्शन दे दिए, मैंने बोल दिया येस और नो, तो हो सकता है मैं येस को 1 दे दूं, नो को 0, ठीक है, यानी जहाँ पे हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में डाटा को मेजर कर सकते हैं बेशक उसको हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़े, बट जब उसको न्यूमेरिकली हम मेजर कर सकते हैं तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में ऐसा होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है गाइस डिफरेंस का, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है कि इट डिपेंड्स ऑन रिस्पॉन्स ऑफ पार्टिसिपेंट, यानी जो रिस्पॉन्स होगा पार्टिसिपेंट का, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटरव्यू कर रहे हैं किसी का, ठीक है, तो उसके आंसर पे डिपेंड करेगा कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे। तो यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है गाइज, रिस्पॉन्स डजंट अफेक्ट इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। जो भी रिस्पॉन्स देगा रिस्पोंडेंट उसका अगले क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर डाटा है, हमने सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड करके रखा है, तो किसी के भी आंसर पे ये डिपेंड नहीं करेगा कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्यों, क्योंकि हमने सीरीज क्वेश्चन की पहले से ही बना रखी है, ठीक है। तो गाइज ये थे हमारे मेथड्स ऑफ रिसर्च। अब हेलो इफेक्ट देख लो क्या होता है। हेलो इफेक्ट का मतलब होता है गाइज वाइल रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, जब हम ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, ठीक है, इफ एन ऑब्जर्वर रेट्स एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन रेटिंग गिवन इन अनदर एस्पेक्ट ऑफ द इंटरेक्शन, कि जब जो ऑब्जर्वर कौन हुआ यहाँ पे, हमारा रिसर्चर हुआ, ठीक है, तो यानी जब रिसर्चर रेट करता है इंडिविजुअल को तो उसके माइंड में कुछ और हो सकता है इंटरेक्शन वाली चीज़ चल रही हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं जाती हूँ किसी किसी के पास, ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो जब हम क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर इंटरव्यू करते हैं। तो जब मैं पहले जाके इंटरेक्शन करती हूँ उससे जिससे मेरे को डाटा कलेक्ट करना है, तो हो सकता है बहुत बुरा ही मेरा जो है उसके साथ इंटरेक्शन हुआ हो, ठीक है, अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया यानी उसने। तो जब मैं अपने क्वेश्चन के आंसर पूछूंगी, जब मैं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग उससे पूछूंगी, तो हो सकता है वो तब अच्छे से आंसर कर रहा हो, बट मेरे माइंड में वो इंटरेक्शन वाली बात ही चल रही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, तो यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट है कि मेरे माइंड में यानी रिसर्चर के माइंड में वही बात चल रही होती है जो फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन में हुई थी, तो उसी के बेसिस पे वो उसके आंसर को लिख लेगा अपने आप, ठीक है, कि यानी उसने हो सकता है इंटरेक्शन बुरा हो तो आंसर भी वो बुरे ही लिखेगा फिर, ठीक है, अच्छे नहीं लिखेगा। जबकि अगर इंटरेक्शन अच्छा है बट बाद में अगर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो वो अपनी तरफ से कुछ फिर जो रिसर्चर होता है वो अच्छी चीज़ें लिख देता है। तो इसी जो इफेक्ट को हम बोलते हैं गाइज हेलो इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं लोग, ठीक है, तो किसी कंपनी में अगर एमएनसी में कोई काम कर रहा है तो जब उसको ऑब्जर्व करने वाले आते हैं, जब बात आती है हमारी कि इसको प्रमोशन मिलेगा या नहीं, ठीक है, तो ऑब्जर्व करने के लिए आते हैं ऊपर से, तो जहाँ वहाँ पे जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, या फॉर एग्जांपल मैनेजर को ही ले लो, मैनेजर से अगर कोई अच्छे से बोलता है डेली गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, ठीक है, और जब बात आती है अप्रेजल की यानी कि उनका प्रमोशन होगा या नहीं, तो उसी फैक्टर को अगर हेलो वाले इफेक्ट को माइंड में रख के जो मैनेजर है उसको प्रमोट कर देता है कि इसका हाँ ये मेरे से अच्छे से बात करता है डेली मॉर्निंग में, ठीक है, तो हेलो का मतलब इस हेलो से ही हम याद रख सकते हैं कि डेली कोई हमें हेलो बोलता है तो उसके उस इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, बाइसनेस कर देते हैं, ठीक है, किसी और जगह उसको बेनिफिट दे देंगे। या फिर अगर किसी का बुरा है हमारे साथ हेलो वाला तो उसको हम बुरा ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, इसको इस तरीके से हमें याद रखना है हेलो इफेक्ट को, ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर किया नहीं है, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।
लाइक कर दो वीडियो को अगर समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। शेयर करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बेनिफिट ले सके फ्री क्लासेस का। सो गाइस, टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हूँ। SN Academy UGC नेट लिख के सर्च करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, यहाँ से भी आप जा सकते हो पीडीएफ के लिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।